रही थी, पहलवान फैक्टर लोग बात कर रहे हैं। महावीर फोगट ने सुबह आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगला ओलंपिक विनेश को लड़ना चाहिए था, पर वो राजनीति में फंस गई क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची वापस ओलंपिक से, तो दीपेंद्र हुड्डा उन्हें रिसीव करने चले गए। आपको क्या लगता है, ये बयान की टाइमिंग को देख करके क्या लगता है आपको कि हम ये 3 वर्गों की बात कर रहे हैं? नहीं पद्मजा जी, निश्चित तौर पर ये बयान की टाइमिंग, और देखिए अगर हरियाणा आज दुनिया में पहलवानों की वजह से जाना जा रहा है तो कोई कुछ भी कह ले, गीता फोगाट, बबीता फोगाट या फिर विनेश या संगीता, किसी की बात करें या जो बजरंग पुनिया और दूसरे लोग हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी है जिसकी वजह से ये सब हुआ तो उसका नाम है महावीर फोगाट। सबका, जिसको कहते हैं ना कि जो जड़ है इस वट वृक्ष की, वो वहीं से है। और अगर महावीर फोगाट 3 बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि हुड्डा के शासनकाल में उनकी बेटियां जीती तो क्या दिया, नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। आज राज्यसभा की बात कर रहे हैं विनेश को, जब दुनिया भर में ये एक प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं, हम कोई भी हो, हर कोई कहता है गुरु का सम्मान करते हैं, और खास करके जो खिलाड़ी होते हैं और जो संगीतकार, संगीतज्ञ होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके लिए तो गुरु का विशेष स्थान होता है। लेकिन विनेश, हारना जीतना अपनी जगह है, लौट कर आती है, और वहां हवाई अड्डे से जब दीपेंद्र हुड्डा लेकर आते हैं तो महावीर फोगट के लिए निश्चित तौर पर, और अगर आप ये कह रहे हैं कि पहलवान हरियाणा के इशू है, मुद्दा है, तो क्या उन पहलवानों को ये बात बुरी नहीं लगी होगी? और जो सबसे बड़ी बात है, महावीर फोगट ने एक लाइन और कही है, उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है, इस चुनाव में कांग्रेस स्वीप कर रही, लेकिन अभी जब हम वोटिंग के दिन खड़े हैं तो 50-50 का मुकाबला हो गया है, नेक टू नेक है। अब ये हम लोग तो यहां से कह रहे हैं, अगर महावीर फोगाट ये कह रहे हैं तो इसका मतलब भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए भाजपा को जाटों ने हरा दिया है, या मैं अगर उसको और थोड़ा रॉ कहूं तो जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत दिखा दी 2024 को लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या उस डोमिनेंस का प्रभाव विधानसभा चुनाव में, उसका जो एंटी रिएक्शन होता है या जो कहें एंटी थीसिस थ्योरी होती है, वो काम करेगी क्या? ये 8 तारीख को देखने वाली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो समुदाय हैं उनमें काउंटर कंसोलिडेशन हो सकता है, खास तौर पर दलित और ओबीसी में, आप देख रहे हैं ऐसा? निश्चित तौर। अच्छा, बाकी लोगों ने कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये भी देखना बहुत जरूरी है, किसने किस जाति को कितने टिकट दिए हैं। तो दोनों जो मेन पार्टीज हैं, क्योंकि हर कोई मान रहा है कि अब ज्यादातर ये बाइपोलर ही इलेक्शन होने वाला है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, तो अगर आप देखिए जाटों को कितने, इसमें जट सिख भी हमने शामिल किए हैं, जाट और जट सिख को कांग्रेस ने दिए हैं 30 टिकट और बीजेपी ने 17। ओबीसी में कांग्रेस ने 25 टिकट दिए हैं, बीजेपी ने 21 टिकट दिए हैं। ब्राह्मणों को कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 11। पंजाबी को कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने फिर से 11 टिकट दिए हैं। बनिया समुदाय को 2 टिकट मिले हैं कांग्रेस से और 5 मिले हैं बीजेपी से। एससी को 17, क्योंकि 17 सुरक्षित सीटें हैं एससी के लिए हरियाणा में, 17 कैंडिडेट खड़े किए हैं समुदाय से, दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने। तो एक तरीके से जयशंकर जी, ये तो साफ हो जाता है कि सबसे बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने जाटों पे। 30% 30 टिकट, यानी कि 30% टिकट उन्होंने दिए हैं जाटों को। मेरे ख्याल से बीजेपी ने सिर्फ कुछ 18-19% अपने टिकट दिए हैं जाटों को। उन्होंने अपर कास्ट, अगड़ी जातियों को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इससे दलितों में काउंटर कंसोलिडेशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, पहली बात, अगर इस सूची से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनिया पार्टी हो गई। जितना ज़्यादा सीटें ब्राह्मणों को दिया, बनियों को दिया है, हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं को दिया है। पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया और ये ब्राह्मण। हाँ, दलित सबसे ज्यादा है। दलित तो उतना ही है, नहीं, दलित 17 दोनों रिजर्व सीटें हर्षवर्धन उतना ही देंगे, उससे अधिक तो कोई नहीं। कांग्रेस ने भी उतना ही दिया है। जिस ओबीसी समाज पे बीजेपी का बहुत दावा हो रहा था, उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने 25 लोगों का टिकट दिया है, इन्होंने कम दिया है, 21 को दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बना दिया ना। अब मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन अब वो तो देखने वाली बात होगी। देखिए, ये सब बातें अलग बातें हैं। असल बात यह है कि देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी ने मेरे बारे में भी बोल दिया कि मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता या क्या कांग्रेस के पक्ष में बोलता हूं। अब ये गलतफहमी कैसे उनके दिमाग में है, तो वही जानते होंगे। बिल्कुल नहीं कहा मैं, वो पहले प्रशंसा करते हैं आप, वो प्रशंसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल मैंने प्रवक्ता नहीं कहा, मैं जानता हूं। मैं कतई कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, विरोध तो करता हूँ। विरोध सबका ही करता हूँ, जिसका जब मौका होता है उसका विरोध करता हूँ मैं, प्रशंसा किसी की नहीं करता हूँ।
दूसरी, मैंने ये नहीं कहा कि मिर्जपुर में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था, मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं बीजेपी ने भी वहाँ बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं कह सकता हूँ मैं, ये आपका काम है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जब आप हरियाणा छोड़ करके, राम रहीम छोड़ करके आप चले गए डीएमके पर चले गए, तो किसके बलात्कार पर चले गए, लेकिन आपको बनारस के बीएचयू में आईआईटी की छात्रा जो थी उसके साथ जो बलात्कार हुआ, बीजेपी की आईटी सेल के 3 लोगों ने गिरफ्तार हुए, वो उनके बारे में चर्चा नहीं की आपने। कुलदीप सेंगर के बारे में चर्चा नहीं याद आई आपको। अयोध्या के मंदिर में एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें भाजपा के नेता का नाम आया, उसकी याद आपको नहीं आई। मंडल की याद आई, मंडल सुनिए प्रेम शुक्ला जी, सुनने का धैर्य रखिए। मंडल की याद आई आपको कि कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है, राजीव गांधी ने विरोध किया, पानी पी पी करके विरोध किया था और उसकी सजा उनको लगातार कई चुनाव में मिली कांग्रेस को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मंडल के खिलाफ कमंडल उठाया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग, सुनिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया। सितंबर से लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके निकल गए और जो अपने को ओबीसी कहते हैं वही उनके यात्रा के सारथी बन गए थे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ऐसा मत समझाइए लोगों को। जब जब दलितों पिछड़ों की बात आई है, उनको कुछ देने की बात आई है, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो गए हैं। ये बात सच है, ऐतिहासिक है।